नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए प्रश्न लेके आया हूँ। वो प्रश्न है, संरचनावाद के मुख्य सिद्धांतों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। क्रिटिकली एक्सप्लेन द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रश्न। दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म। संरचनावाद 20वीं सदी का एक प्रभावशाली बौद्धिक आंदोलन और पद्धति है जो यह तर्क देता है कि मानव संस्कृति के तत्वों को उनके अंतर्निहित संरचनाओं के संदर्भ में समझा जाना चाहिए, जो उन तत्वों के बीच के संबंधों से बनते हैं, न कि स्वयं तत्वों से। इसकी जड़ें भाषा विज्ञान में फर्डिनेंड डी सोस्योर के काम में है, लेकिन इसमें नृविज्ञान लेवी स्ट्रॉस, साहित्य रोलैंड बार्थेस, दर्शन फूको के शुरुआती काम और मनोविश्लेषण लाकान जैसे कई अन्य क्षेत्र को प्रभावित किया। संरचनावाद के मुख्य सिद्धांत। पहला मुख्य सिद्धांत है भाषा विज्ञान से प्रेरणा। फर्डिनेंड डी सोस्योर का योगदान। सोस्योर ने भाषा को एक प्रणाली या संरचना के रूप में देखा, जहां अर्थ व्यक्तिगत शब्दों में नहीं बल्कि शब्दों के बीच के संबंधों में निहित होता है। लैंग और परोल। उन्होंने भाषा को दो स्तरों में बांटा। लैंग, यह भाषा की अमूर्त अंतर्निहित प्रणाली, नियम और व्याकरण है जो सभी वक्ताओं द्वारा साझा किए जाता है। यह संरचना है। परोल, यह भाषा का वास्तविक व्यक्तिगत उपयोग है, यानी हम जो बोलते हैं या लिखते हैं, यह लैंग द्वारा संभव बनाया जाता है। संरचनावादी परोल के बजाय लैंग को समझने पर जोर देते हैं। अर्थात फर्डिनेंड डी सोस्योर है, उन्होंने भाषा को दो स्तरों में बांटा था, लैंग में और पैरोल में। लैंग को परोल के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना था। संकेतक और संकेतित। भाषाई चिन्ह उदाहरण के लिए जैसे कुत्ता दो भागों से बना हुआ होता है। एक संकेतक जो सिग्निफायर होता है, ध्वनि या छवि, और संकेतित सिग्निफाइड अवधारणा या अर्थ, आपके मन में कुत्ते की छवि। इन दोनों का संबंध मनमाना होता है और अर्थ उनके भेदक संबंधों से उत्पन्न होता है। अर्थात सोस्योर के अनुसार जो भाषाई चिन्ह है वो दो भागों से मिलकर बनता है, जिसमें संकेतक होता है और एक संकेतित होता है। भेदक संबंध और बाइंड्री ऑपोजिशन। संरचनावाद का मानना है कि चीज़ों का अर्थ उनके अकेले अस्तित्व में नहीं बल्कि उनके अन्य चीज़ों से, उनके अंतर से बनता है। उदाहरण के लिए दिन का अर्थ रात के विपरीत होने से है और गर्म का अर्थ ठंडे के विपरीत होने से है। मानव संस्कृति और विचार को अक्सर ऐसे बाइंड्री अपोजिशन अर्थात द्विआधारी विरोध के माध्यम से संरचित माना जाता है, जैसे कि अच्छा बुरा, प्रकृति संस्कृति, कच्चा पक्का, पुरुष और महिला। अर्थात जो चीज़ें हैं उनका अस्तित्व अकेले नहीं है बल्कि अन्य चीज़ों से जो उनका अंतर है, उसका जो संबंध है, उसी के आधार पर ही उस चीज़ों का अर्थ हम समझ सकते हैं। जैसे दिन को हम रात के अस्तित्व के साथ समझ सकते हैं क्योंकि यह दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। वैसे ही गर्म का अर्थ ठंडे के विपरीत होने से पता चलता है। वैसे ही अच्छा बुरा, कच्चा पक्का, पुरुष महिला आदि का जो अर्थ है यह उनके द्विआधारी विरोध के माध्यम से अर्थात बाइंड्री ऑपोजिशन के कारण हम समझ पाते हैं। अगला पॉइंट है सार्वभौमिक अंतर्निहित संरचनाएं। संरचनावादियों का मानना है कि विभिन्न संस्कृतियों और प्रथाओं की सतह पर दिखने वाली विविधता के बावजूद उनके नीचे कुछ सार्वभौमिक गहरे स्तर की मानसिक या तार्किक संरचनाएं होती है जो सभी समाजों में पाई जाती है। जैसे कि क्लाउड लेवी स्ट्रॉस, जिन्होंने कि मिथकों, रिश्तेदारी प्रणालियों और सांस्कृतिक प्रथाओं का विश्लेषण करने के लिए संरचनावादी दृष्टिकोण का उपयोग किया। उनका मानना था कि विभिन्न मिथकों में भी एक समान अंतर्निहित संरचना होती है जो मानव मन के सार्वभौमिक सिद्धांतों को दर्शाती है। अर्थात जो विभिन्न संस्कृतियां हैं, भले ही उनको हमें सतही दृष्टिकोण से देखने पर हमें उसमें विविधता मौजूद दिखे, लेकिन उसके नीचे कुछ सार्वभौमिक गहरे स्तर की मानसिक और तार्किक संरचनाएं होती हैं जो कि सभी मानव समाजों में एक समान होती है। जैसे कि क्लाउड लेवी स्ट्रॉस ने बताया कि विभिन्न मिथकों में भी एक समान अंतर्निहित संरचना होती है जो कि मानव मन के सार्वभौमिक सिद्धांतों को दर्शाती है। अगला पॉइंट है मनुष्य की एजेंसी पर कमजोर। संरचनावाद तर्क देता है कि व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक संरचनाओं द्वारा काफ़ी हद तक पूर्व निर्धारित और आकारबद्ध होते हैं। व्यक्ति सब्जेक्ट इन संरचनाओं के भीतर बोला या निर्मित होता है, बजाय इसके कि वह स्वतंत्र रूप से उन्हें बनाए। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति की स्वायत्तता और स्वतंत्र इच्छा को कम करके आंका जाता है। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति होता है वह अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक संरचनाओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और उसी के आधार पर ही यह कार्य करता है। अगला पॉइंट है सिंक्रोनिक अध्ययन पर जोर। सोस्योर ने भाषा के विकास डायक्रॉनिक अध्ययन के बजाय एक विशेष समय पर भाषा की प्रणाली सिंक्रोनिक अध्ययन का
विश्लेषण करने पर जोर दिया। संरचनावादी ऐतिहासिक विकास के बजाय एक प्रणाली के आंतरिक संबंधों और उसके कार्यप्रणाली को समझने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अर्थात इसमें डायक्रॉनिक अध्ययन अर्थात जो भाषा का ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ इस पर ध्यान देने के बजाय सिंक्रोनिक अध्ययन पर जोर दिया जाता है, अर्थात किसी विशेष समय पर भाषा की प्रणाली क्या है इस पर जोर दिया जाता है। संरचनावाद की आलोचनात्मक परीक्षा में पहला पॉइंट है ऐतिहासिकता की उपेक्षा। संरचनावाद अक्सर ऐतिहासिक संदर्भ, विकास और परिवर्तन को नज़रअंदाज करता है क्योंकि यह सिंक्रोनिक विश्लेषण पर जोर देता है। यह सामाजिक और सांस्कृतिक प्रणालियों के समय के साथ कैसे विकसित और बदलते हैं इसकी व्याख्या करने में कमज़ोर पड़ता है। आलोचक तर्क देते हैं कि संरचनाएं स्थिर नहीं होती बल्कि ऐतिहासिक प्रक्रियाओं और शक्ति संबंधों द्वारा निर्मित और परिवर्तित होती है। अर्थात इसकी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि इसमें ऐतिहासिकता की उपेक्षा की गई है और संरचनाओं को स्थिर माना गया है। लेकिन आलोचक कहते हैं कि जो संरचनाएं होती हैं वह हमेशा स्थिर नहीं होती हैं बल्कि वह ऐतिहासिक प्रक्रियाओं और शक्ति संबंधों द्वारा निर्मित होती है और परिवर्तित भी हो सकती है। अगला पॉइंट है मानव एजेंसी का अस्वीकरण। संरचनावाद व्यक्तियों को संरचनाओं का एक निष्क्रिय उत्पाद मानता है जिससे मानव एजेंसी, स्वतंत्र इच्छा, रचनात्मकता और सामाजिक परिवर्तन लाने की क्षमता को कम करके आंका जाता है। यह व्यक्ति के अनुभव, भावनाओं और व्यक्तिगत संदर्भों को भी हाशिए पर धकेल देता है। संरचनावाद की जो आलोचना है वह मानव एजेंसी का अस्वीकरण होने के कारण भी की जाती है क्योंकि इसमें मानव एजेंसी को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है बल्कि जो सबसे ज़्यादा महत्व है वह संरचनाओं को दिया जाता है और मानव के जो कार्य हैं उनको भी संरचनाओं द्वारा ही नियंत्रित माना जाता है। अगला पॉइंट है सार्वभौमिकता का दावा और सांस्कृतिक विविधता की अनदेखी। संरचनावादियों के सार्वभौमिक अंतर्निहित संरचनाओं के दावे की आलोचना की गई है कि यह विभिन्न संस्कृतियों की विशिष्टता और विविधता को नज़रअंदाज करता है। यह पश्चिमी अवधारणाओं या बाइनरी ऑपोजिशन को अन्य संस्कृतियों पर थोपने जैसे लग सकता है जिससे यूरो केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ावा मिल सकता है। अगला पॉइंट है शक्ति संबंधों की उपेक्षा, नेग्लेक्ट ऑफ पावर रिलेशंस। संरचनावाद अक्सर यह समझाने में विफल रहता है कि सामाजिक संरचनाएं कैसे शक्ति संबंधों और असमानताओं से जुड़ी हुई होती हैं। यह संरचनाओं को तटस्थ मानता है जबकि उत्तर संरचनावादी तर्क देते हैं कि संरचनाएं स्वयं सत्ता के अभ्यास और उसके रखरखाव का परिणाम है। अगला पॉइंट है व्यवहारिक अनुप्रयोग की सीमाएं, लिमिटेशन इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। संरचनात्मक विश्लेषण अक्सर अत्यधिक अमूर्त और अकादमिक होता है जिससे वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने या सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए इसके व्यवहारिक अनुप्रयोग सीमित हो जाते हैं। तो दोस्तों इसकी आलोचना इस आधार पर भी की गई है कि ये जो सिद्धांत है इसका कोई व्यवहारिक अनुप्रयोग नहीं है, इसके व्यवहारिक अनुप्रयोग में सीमाएं हैं। अगला पॉइंट है अत्यधिक नियतिवाद, ओवरली डिटर्मिनिस्टिक। यह दृष्टिकोण अत्यधिक नियतिवादी प्रतीत होता है जहाँ व्यक्ति और समाज पूर्व स्थापित संरचनाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं जिससे परिवर्तन की संभावना कम हो जाती है। तो दोस्तों इसकी आलोचना अत्यधिक नियतिवादी होने के कारण भी है क्योंकि इसमें जो व्यक्ति है और जो समाज है उसको पूर्व स्थापित संरचनाओं द्वारा नियंत्रित माना जाता है जिससे कि इसमें परिवर्तन की संभावना कम हो जाती है। दोस्तों अब हम इसमें निष्कर्ष लिख लेते हैं। संरचनावाद ने मानविकी और सामाजिक विज्ञानों में सोचने के तरीके को क्रांतिकारी बनाया। इसने हमें यह सिखाया है कि कैसे संस्कृति के विभिन्न तत्व एक साथ मिलकर अर्थ प्रदान करते हैं और कैसे हमारी दुनिया को अंतर्निहित अदृश्य नियमों द्वारा आकार दिया जाता है। इसने भाषा, मिथकों, साहित्य और सामाजिक प्रथाओं का विश्लेषण करने के लिए शक्तिशाली उपकरण प्रदान किए। हालांकि इसकी अत्यधिक अमूर्तता, ऐतिहासिक संदर्भ की उपेक्षा, मानव एजेंसी के अस्वीकरण और शक्ति संबंधों को पर्याप्त रूप से संबोधित न कर पाने जैसी आलोचनाओं ने बाद में उत्तर संरचनावाद जैसे आंदोलनों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया, जिसने संरचनावाद की कुछ अंतर्दृष्टियों को स्वीकार करते हुए उसकी सीमाओं को भी उजागर किया। फिर भी संरचनावाद की विरासत आज भी कई अकादमिक विषयों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो दोस्तों यह था हमारा आज का टॉपिक, संरचनावाद क्या है, संरचनावाद की विशेषताएं और उसकी आलोचनाएं बताएं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज का टॉपिक आसानी से समझ आ गया होगा और जब भी आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिले तो आप बड़ी ही आसानी से उसे वहाँ पे करके आएँ और अच्छे से अच्छे मार्क्स परीक्षा में लेकर आएँ। दोस्तों आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए या आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।